अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पास होने के बाद ये तासुर जोर पकड़ने लगा है कि इस एक्ट से किसी और को फायदा मिले या ना मिले, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को जरूर फायदा मिलेगा। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ को ही फायदा दिलाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना चाहिए, ये उनका हक है। देखिए, जहाँ तक मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने का चांस है, बिल्कुल मिलना चाहिए, उनका हक बनता है। उनके साथ ज्यादती हुई है तो ये हर बेगुनाह और बेकसूर आदमी का जिसके खिलाफ इस तरह से जो है वो सज़ा का अमल जो है वो चलाया गया हो तो उसका ये बुनियादी हक है। जी वज़ीर दाखिला साहब, आप बजा फरमा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना चाहिए, मगर शायद आपको याद हो कि नैब तरमीमी एक्ट के जरिए अरबों रुपए के केसेस शटडाउन हो गए। क्या वो रिलीफ नहीं था? साफ पानी केस समेत 56 कंपनीज केसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे को रिलीफ मिल चुका है। मरीम नवाज और उनके शौहर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिलीफ मिल चुका है। यानी बेटी, बेटा, दामाद, समधी सबको रिलीफ मिल चुका है। यहां तक कि वज़ीर खजाना इसहाक डार जो एक अरसे से लंदन में थे, उन्हें मुल्क आने से पहले गारंटी मिली कि वो वतन वापस आए, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उन्हें मुल्क का वज़ीर खजाना बनाया जाएगा। क्या ये रिलीफ नहीं था? दीगर पार्टी रहनुमाओं की बात की जाए तो बजाते खुद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को हेरोइन केस में माफी मिल गई। एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में माफी मिल गई। हनीफ अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, उनके भाई और शाहिद खाकान अब्बासी समेत कई रहनुमाओं को मुख्तलिफ केसेस में छुटकारा मिल चुका है। बल्कि नून लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के लीडरान को भी रिलीफ मिला। राजा परवेज अशरफ से लेकर शर्जील इनाम मेमन और खुर्शीद शाह से लेकर आसिफ अली जरदारी, यहां तक के उजैर बलोच को भी कई केसेस में रिलीफ मिल चुका है। असल बात यह है कि रिलीफ सिर्फ हुक्मरानों को ही मिलता है, क्योंकि इस मुल्क का आइन, कानून और एक्ट और बिल्स और करारदादें और उसूल और जवाबित और सिस्टम सब अशराफिया को रिलीफ देने के लिए ही तो बनाए जाते हैं। बाकी बचते हैं अवाम, तो उनका क्या है? उन्हें रिलीफ के नाम पर पेट्रोल 270 रुपए फी लीटर मिल रहा है, डॉलर 300 से ऊपर है, लोड शेडिंग वाली बिजली 16 रुपए फी यूनिट में मिल रही है, गैस के निर्ख आवाम की सांसें छीन रहे हैं, अद्वियात के नाम पर मिट्टी खाने को मिलती है, इलाज के नाम पर अस्पतालों में धक्के और मुआलिज की जगह पर माफिया का सामना करना पड़ता है, पुलिस से इंसाफ लेने जाएं तो धुतकार होती है, तालीम के नाम पर एक बड़े फ्रॉड का निबर्द आजमा है और रोजगार की जगह खाने के लाले पड़े हैं। अवाम के नसीब में रिलीफ की बजाय सिर्फ धक्के और मुफलिसी है। बाकी वज़ीर दाखिला साहब, हुक्मरान तबके के लिए रिलीफ भी हैं, आसानियां भी हैं और माशाअल्लाह अल्ले तलल्ले भी हैं, बल्कि पूरा निज़ाम हुक्मरानों और अशराफिया के रिलीफ के गिर्द ही तो घूम रहा है। रहा गरीब तो सारी जिंदगी फाका कशी और कटी उम्र फुटपाथ पर और मरे बेनाम होकर वाला मामला है, और शायद उनके लिए यही सबसे बड़ा रिलीफ है। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबसरा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब ने, सीनियर कानूनदान। सर बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, अपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, ज़ाहिर है जुडिशल कमीशन उस पर बना। पहले तो वफाकी हुकूमत ने 3 जजेस साहिबान पर, जिसमें ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब शामिल हैं और फिर 2 मौजूद जजेस साहिबान, उस पर एतराज़ उठाया। फिर आज प्यूनी जज ने भी एतराज़ उठा लिया। आपको क्या लग रहा है, ये एतराज़ प्यूनी जज के सामने से आना, एतराज़ उठाया जाना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उनकी इस वक्त कोई प्यूनी जज की हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत है एक कमिश्नर की, जो कमीशन में बैठे हैं और वो कमीशन के मेंबर हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है वो। सुप्रीम कोर्ट के जज उनको सिर्फ इस हद तक तस्लीम किया जा रहा है 2017 के एक्ट के तहत कि वो जैसे अगर तौहीन अदालत हो तो उनके पास वो इख्तियार होगा जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को है, और अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर इख्तियार होगा। वरना वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे नहीं बैठे, उन्हें एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच के खिलाफ एतराज़ात कर रहे हैं। वो इनका मेरा ख्याल है हिस्सा और मकाम नहीं बनता। ये खुद जाके बैठ गए। फैज ईसा साहब बगैर इजाजत लिए, बगैर पहले सैंक्शन और अप्रूवल लिए चीफ जस्टिस से
जो कि बिल्कुल रिवायात और कानून और आइन रिवायात पे बनते हैं, जो रिवायात के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल मैंने इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे 1-2 दफा कमीशन बनानी थी। उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का दायरा था, इस्लामाबाद भी लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार समात में आता था। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट अब्दुल शकूर सलाम साहब को खत लिखा, तो ऑफिशियल बाकायदा कि हुजूर आप एक जज नॉमिनेट कर दें, हम नामजद कर दें, कोई सा भी आप जो मुनासिब समझे, आपके लिए दिन में आप फारिग करते हैं कि जिसको वो जो हमारी ये इंक्वायरी कर ले। और 2 मरतबा दोनों दफा यूं ही हुआ, और ये तसलसल से कोई सैकड़ों तो नहीं है, हमारी हिस्ट्री इतनी नहीं है, और 20 या कई अशरों से ये चल रहा है। ये पाकिस्तान के आगाज से ये बन रहा है। ठीक है, एतजाज साहब, आपको लगता है क्योंकि अटॉर्नी जनरल की मुलाकात भी हुई काजी फायजीसा साहब के साथ कुछ आधे घंटे की, और उसमें ज़ाहिर है कि कमीशन के मामला पे, ऑडियो लीक्स पे डिस्कशन भी की गई, आपको लगता है कि उसके बाद ये एतराज आना इन जजेस पर, ये कुछ सवालिया निशान है इस पे? पड़ेगा, सवालिया निशान तो पड़ेगा, वो तो कई वजह से पड़ेगा। इन्होंने मिला है, अच्छा आप सारे अस्यूम कर रहे हैं कि ये गिल्टी है, जबकि जो ऑडियो टेप्स हैं तब तक उन पे कोई फैसला नहीं किया जा सकता, कोई ओपिनियन नहीं दी जा सकती, जब तक वो मुकम्मल और ओरिजिनल फीड के तौर पे, ओरिजिनल जो फीड है उनकी, वो ना दी जाए, वो ना मंजर पे आए। अगर आप बीच में से काट के किसी और आपको याद है तो कोगा के 3 मरतबा ऑडियो टेप्स ऐसी आ चुकी हैं जिनका कुछ ही हद तक फोरेंसिक समझा जा सकता है कि हुआ है। एक वो अरशद मलिक जो जज थे, जो कोई 3 साल पहले वो मरियम बीबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी वो उसकी वीडियो, उसको मैंने उसी दिन कहा था कि अगर ये दुरुस्त है तो इस पे तो फौरन रिहाई हो सकती है मियां नवाज शरीफ की, और मुस्लिम लीग नवाज कल ही जाके इसको फाइल करेगी अदालत में और उसको रिहा कराएगी, और इसके बाद अगर उन्होंने रिहा ना कराया तो उसके 2 नतीजे निकलेंगे। एक तो मियां नवाज शरीफ उस दिन के उस वक्त के बाद मुस्लिम लीग के कैदी हैं, हुकूमत के कैदी नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये कि अगर उनकी ये कि अगर उन्होंने जमा ना कराई, किसी अदालत में ना दिया, तो वो समझा जाएगा कि इसमें कत्तो बरीद हुई है, कट एंड पेस्ट जॉब है। ठीक है, वो किसी अदालत में नहीं देगी। दूसरी दफा ये साकिब निसार रही साहब की जस्टिस की वो दी थी इन्होंने टेप एक, जो कि उसी वक्त 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर एक मीडिया हाउस ने उसको विजिट करके रख दिया था। और तीसरा दफा ये है जो कि एक इनकम्प्लीट है, ऑडियो टेप और टेप सारी मुकम्मल होगी और उसको दुरुस्त होगी, कट, और इस पे FIA ने ये अभी रिपोर्ट दे दिया कि 4 जगह से ये काटी गई है। ठीक है, ज़ाहिर है कि इसकी इंक्वायरी होगी और उस पे ज़ाहिर है कि तफसीलात सामने आएंगी। मैं आपको अर्ज करूं परवा, राना साहब वो टेप चला रहे हैं ना कोर कमांडर हाउस की, कि वो अपने गुल्लू भट्टों को निकाल के, अपने गुल्लू भट्ट का जब आता है बीच में, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गुल्लू भट्ट इनका जो था वो आपको याद होगा, कारों के शीशे तोड़ रहा था जब मॉडल टाउन का वाकया हो रहा था, और SP खड़ा मुस्कुरा रहा था, और फिर वो SP के पास गया, SP ने गले लगाया और कहा वेल डन, और उसका कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे। तो वो उसी तरह ये जो है, ये गुल्लू भट्ट इनके जो हैं, जो उन्होंने कारस्तानी डाली होगी, या बड़ा क्लियर हो गया। ठीक, ये बड़ा क्लियर हो गया। ये तो मामला बड़ा क्लियर हो गया एतजाज साहब, लेकिन एक मामला जो फंसा हुआ है वो ये फंसा हुआ है कि खबरें आ रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब को शायद मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले ही घर भेज दिया जाएगा। ऐसा कोई मुमकिन है रास्ता हुकूमत के लिए? नहीं, मुमकिन नहीं है जब तक वो आइन में तरमीम ना करें, और आइन में तरमीम के लिए उनके पास 228 बंदे नहीं है, MNA नहीं है। ठीक है, यानी ये जो हुकूमत अगर स्टेप उठाती है तो उसके लिए ये मुश्किल हो सकता है, मुमकिन नहीं है। नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। ये कहते हैं अजीब बात कहते हैं जी नोटिफिकेशन के जरिए ये हुआ है, हम नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लेंगे। आप नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लेंगे, आइन भी नोटिफिकेशन के जरिए आया था, आइन भी एक नोटिफिकेशन के जरिए आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि 73 का आइन सारा आप मनसूख कर सकते हैं वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करके। सही। मुझे एतजाज साहब एक और चीज पे आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। रिव्यू जजमेंट जो है
वो ज़ाहिर है कि एक्ट पास हुआ है, सदर मुमलिकत ने साइन भी कर दी हैं। आपको लग रहा है कि ये जो एक्ट पास हुआ है इससे कोई जुडिशरी को मुश्किलात होंगी और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए राहें हमवार हो जाएंगी मुकम्मल तौर पे? इसके लिए एक एतराज होगा जो जुडिशरी के पास जाएगा, और वो एतराज ये होगा, बुनियादी एतराज और भी होंगे, पर एक ये होगा कि ये मुअस्सर ब माजी नहीं हो सकता। मुअस्सर ब माजी जब भी हो सकता अगर ये आइन में तरमीम के तौर पे आता, ये रिव्यू का, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत जो फैसला आता है वो बराह रास्त आइन के तहत है। सही। वो बराह रास्त, उसमें किसी कानून की मदाखलत नहीं, कानून आइन के मातहत होता है, कानून आइन के ताबे होता है, और जो कानून एक मुकन्ना ना बना सके वो आइन की वजह, मिसाल के तौर पे आइन में बांट दिए हैं सब्जेक्ट मौजू सूबों में और कौमी असेंबली में, वफाक में। अब वफाक की अगर पार्लियामेंट ऐसा लॉ पास करे जो सूबे के दायरे में हो तो उस पर कोई असर नहीं होगा, अदालत उसको स्ट्राइक डाउन। ठीक है, ऐसा सब ये भी फरमा दें कि ये जो ज़ाहिर के एक्ट पास हुआ है इससे ये तासुर पैदा हो रहा है कि शायद वजीर आजम की नाअहली से भी उनको बचाया जा सकता है, तो इस पे कोई रहनुमाई फरमा दें। नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, जो तो डायरेक्ट है ना उसके तहत, आइन के तहत जो फैसला है, और वो भी आर्टिकल 63 के तहत, मेरा ख्याल 62 के और 63 के तहत फैसला है, वो पैनामा केस का, जिसमें लाइफ टाइम दी हुई है। मैं लाइफ टाइम को सही नहीं समझता, पर और पहले दिन से कह रहा हूँ, लेकिन लाइफ टाइम जो है वो उसको भी अब आइन में तब्दीली करके, आइन में अमेंडमेंट करके उसको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वो सजा बराह रास्त आइन के तहत हुई है। जिस तरह अब देखें, आइन के तहत जब कोई फैसला होता है ना, और 184(3) का एक फैसला नहीं है, हजारों फैसले। बिल्कुल एतजाज साहब, मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर के कल इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने नीम मार्शल लॉ का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि नीम मार्शल लॉ लगा हुआ है। आपको लग रहा है कि ये हुकूमत पीडीएम चला रही है या वाकई नीम मार्शल लॉ लगा हुआ है? नहीं, अगर तो ये फौजी अदालतें भी लगाते हैं और कोशिश करते हैं वो लगाएं और फौजी अदालतों में भेजें लोगों को ट्रायल के लिए, फिर तो नीम मार्शल लॉ बिल्कुल लग गया ना। हमने 1990 में अपनी हुकूमत गवा दी थी बीबी शहीद ने, पर मार्शल लॉ के ये मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगने दिए थे, उसकी इजाजत नहीं दी थी। बहुत दबाव था हमें, प्रेसिडेंट का, इसाक खान साहब का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग साहब का, हमीद गुल साहब जो DGISI थे, बहुत इनका प्रेशर था। मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, और बीबी ने कहा था कि नहीं, इनको नहीं लगने देना, ये लगाने देना, ये आपने ये नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं जारी करनी। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं करेंगे, कौन करेगा, कर सकता है आपकी मर्जी के बगैर, और मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं होगा, आपने कह दिया, आई विल टेक इट अपॉन माई सेल्फ, ये मेरे पे रही, मैं इनकार करूंगा, आपको इनकार करने की भी जरूरत नहीं है। तो यानी अगर ऐसा होता है तो फिर नीम मार्शल लॉ की कंडीशन हम कह सकते हैं कि है, नीम से ज्यादा ही मार्शल लॉ लगा हुआ होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पैनल में अपना इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। इरशाद आरिफ साहब सीनियर एनालिस्ट है, उन्होंने मैं ज्वाइन किया। रजा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि आप लोगों ने भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो है वो एतजाज साहब की सुनी है। मैं इरशाद आरिफ साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी। मुझे बताएं, इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पे माइनस करने का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया जा रहा है। जो भी कंडीशंस आपके सामने हैं, इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू भी दिया, उस पर भी गुफ्तगू कर लेंगे। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब माइनस हो गए हैं, होने जा रहे हैं? देखिए जी, टेक्निकली और कानूनी हवाले से तो जाहिर बात है कि ये फैसला अदालतें भी कर सकती हैं, मुख्तदर हल्के भी कर सकते हैं, हुकूमत भी कर सकती है किसी को माइनस करने का मतलब ये है कि उसको नाअहल कर दिया जाए, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसको इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए और ये समझ लिया जाए कि ये माइनस हो गया है। ठीक है। लेकिन सियासतदान माइनस होता है अवाम की तरफ से। अवाम जब किसी शख्स को वोट नहीं देते, अवाम जब उसको कबूल नहीं करते, अवाम उसकी बात नहीं सुनते, तो वो बेसिकली माइनस होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, उनको बाकायदा सजाए मौत सुनाएगी, उस पर अमल किया गया, वो कब्र में उतर गए, लेकिन वो माइनस नहीं हुए, आज तक वो नहीं रेलिवेंट रहे। और आज भी उनके दामाद की हुकूमत है और उनके नवासे पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो की वजह से मुल्क के वजीर खारजा हैं।
तो माइनस इस तरह से तो कोई सियासतदान नहीं होता। अलबत्ता कानूनी हवाले से, लेकिन ये भी हकीकत है कि जिन लोगों ने किसी को माइनस किया, खा भुट्टो हो, खा नवाज शरीफ हो, खा कोई और हो, तो उसके बाद शर्मिंदा ऐसे ही नजर आए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो फख्र से ये बता सके कि हमने फलां को माइनस कर दिया है। ठीक ठीक। रजा रूमी साहब, इमरान खान लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब माइनस, नवाज शरीफ साहब प्लस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रश, किंग्स पार्टी इन, ये हो क्या रहा है रजा रूमी साहब? रजा रूमी साहब माइक, जी माइक शायद आपका म्यूट है। जी फरवा, देखिए अभी तक जो आपने बातें कही उनमें से एक बात तो वाज़ेह है और वो है इमरान खान साहब माइनस, क्योंकि जो कुछ हुआ मई 9 को, उसके बाद अब ये नहीं मुमकिन रहा कि इमरान खान साहब को वो अपनी सियासत जो है वो करने की, शायद इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी। ये तो एक तयशुदा बात है। रही नवाज शरीफ प्लस, देखिए वो तो अभी हमें नहीं मालूम। एक तो वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफाइड हैं, काफी सालों से आप अभी बात भी करनी थी एतजाज साहब से, और वो मुल्क से बाहर हैं, और अगर वो आते हैं तो वो उनको अरेस्ट होने का भी जो है वो खदशा है। तो इसलिए वो तो अभी आगे की बात है। लेकिन ये जरूर तय है अब बात कि अब सियासी मंजरनामा, लैंडस्केप जो है वो बिल्कुल बदल रहा है, और बड़ी तेजी से सूरत के साथ बदल रहा है। जो हालात पैदा हुए हैं मई 9 के अफसोसनाक वाकयात के बाद, अब मुझे नहीं लगता कि वो पुरानी वाली जो सियासत है, और इमरान खान साहब की भी जो पुरानी सियासत है, वो अब चल सकती है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि देखिए ये बात दुरुस्त है कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो है इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा अमल दखल हो सियासी मामलात में, या अदलिया का। ये पार्लियामेंट के काम होते हैं, सियासी पार्टियों के काम होते हैं, अवाम के नुमाइंदे करते हैं। लेकिन लेकिन अगर आप तारीख देखें पाकिस्तान की, और जो भी हालात भी बने हैं, उसमें ये मुमकिन ही नहीं होगा कि इमरान खान साहब को वो वाली स्पेस और वो वाला जो पोजीशन है वो मिले एटलीस्ट कुछ अरसे के लिए, क्योंकि जो मामला है वो बहुत सीरियस है, और उसके वो बहुत सीरियस व्यू आया है, ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का, बल्कि जो हुक्मरान जमातें आप देखें ना, वो तो उनसे भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। पता नहीं हाथ धो ना। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट का तो मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। जो रूलिंग पार्टीज है वो ज्यादा वो कहती है फड़ लो, ढक दो, बंद कर दो, वो आर्मी एक्ट में मुकदमा चलेगा, ये होगा, वो होगा, माइनस हो जाएगा, फितना खत्म करो। तो अब आप देखें ना कि ये हालात कैसे बने हुए हैं। तो जो आप फोर्सेस होती हैं, वो जो हम तो उसी पे तज्जिया करते हैं ना कि कौन सी फोर्सेस आपके हक में है, कौन सी फोर्सेस आपके खिलाफ हैं। खान साहब के साथ अब सिर्फ उनकी जारी बात है वोटर्स हैं, उनका बहुत अच्छी खासी तादाद है वोटरों की, उनका फैन क्लब बहुत वसी है जी। और दूसरा, कुछ उनको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जज हजरात से, लेकिन वो भी हमें नहीं मालूम कि किस हद तक, क्योंकि अभी तक तो उनकी तरफ से वो जी बिल्कुल। तो रूमी साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आया, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पे जब जाएंगे, वापस आएंगे ना, तो फिर जो आपने जिक्र किया ना कि कुछ चंद जजेस हजरात से उम्मीद है, वही उम्मीद है, लेकिन उस उम्मीद की जी प्रॉब्लम ये है कि उस उम्मीद को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो तबसरा करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाहद साहब, ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर जो जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट है, और आपने ज़ाहिर है कि आपकी नज़र से भी खबर गुजरी है कि जो एतराज़ात गवर्नमेंट ने उठाए थे या काबीना ने उठाए थे, जो 3 जजेस मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान थे, आज जो है वो काजी फायज़ ईसा साहब की जानिब से भी एतराज़ात सामने उठाए गए हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही है, इमरान खान साहब के हामी जो ज़ाहिर है कि रज़ा रूमी साहब भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि उम्मीद है, वो उम्मीद ख़त्म करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, कामयाबी मिल सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनाब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब एक फैसला दे चुके हैं, उनकी सरबराही में एक बेंच फैसला दे चुका है कि किसी जज पर अगर कोई एतराज़ करता है तो ये जज की सवाबदीद पर है कि वो उस एतराज़ की रोशनी में बेंच में बैठे या ना बैठे। किसी जज को फोर्स नहीं किया जा सकता, ना अखलाकी तौर पर वो बाउंड है कि वो
बेंच छोड़ दे। और उसकी उन्होंने वजह भी बयान की है कि अगर ये इजाज़त दे दी जाए हर पिटिशनर को या हर मुद्दा अलह को या मुद्दई को कि वो जज पर एतराज़ करे और जज उठ के चला जाए, तो कभी फिर कोई गैर जानिबदार बेंच बन ही नहीं सकता। जो भी मुल्जिम आएगा वो जज पर या बेंच पर एतराज़ करेगा, वो चला जाएगा, फिर दूसरा बेंच आएगा उस पर एतराज़ कर देगा और फिर जज ख़त्म हो जाएंगे, एतराज़ ख़त्म नहीं होगा और फिर हेयरिंग नहीं हो सकेगी। वैसे भी उसूली तौर पर किसी मुल्जिम को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो ये फैसला करे कि मेरे जो केस है मेरे खिलाफ उसका फैसला मेरी मर्जी का जज करे या जिस जज को मैं पसंद नहीं करता वो जज सुने ही नहीं। ये बिल्कुल कोई नामाकूल सी बात है, गैर मंतकी बात है। एक बात। दूसरी ये है कि हुकूमत जो होती है उन अफराद का नाम नहीं होती जो उस वक्त बैठे होते हैं। हुकूमत तो हुकूमत होती है, एक मुस्तकिल चीज़ है। अगर एक हुकूमत में बैठे हुए लोग खुद सुप्रीम कोर्ट जैसे सबसे आला इदारे को अंडरमाइन करना शुरू कर दें, उस पर एतराज़ात उठाना शुरू कर दें, उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? एक तरफ यानी ना उनको कोई रोकने वाला होगा। जुडिशरी के अलावा कौन सा इदारा है जो उनको रोक सकता है? क्योंकि यहाँ तो अवाम जिस शख्स को मुंतखब कर लेते हैं वो 5 साल तक वो समझता है कि मैं तो आले नाल हूँ, अब तो मुझे हमारे ईरान के आइन में ये लिखा हुआ है कि एक ख़ास परसेंटेज के लोग अगर एतराज़ कर दें किसी मुंतखब अवामी नुमाइंदे पर तो उसको बाकायदा पेश होना पड़ता है कमेटी के सामने, और अगर वो इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, वो दोबारा इलेक्शन में जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। अदलिया ही एक ऐसा इदारा है जो किसी हुकूमत या किसी हुकूमती रुकन पर एतराज़ात का जायज़ा लेकर उसको जज़ा और सज़ा दे सकता है और उसको रोक सकता है किसी गलत कारी से। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये एतराज़ात जो हैं मेंटेनेबल हैं और इनकी वजह से किसी बेंच को या किसी जज को उठ जाना चाहिए और उनकी मर्जी का बेंच बन जाना चाहिए जो उनकी मर्जी के फैसले दे सके। अगर ये एतराज़ इन 3 जजों पर है तो फिर जो बाकी जज बैठेंगे उन पर दूसरा फरीक एतराज़ कर देगा, पीटीआई एतराज़ कर देगी, फिर कहाँ जाएगा? अगर इनका एतराज़ मेंटेन होगा तो उनका एतराज़ क्यों मेंटेन नहीं होगा? ये तो उसूल के खिलाफ होगा, अखलाकियात के खिलाफ होगा। मेरा ख्याल है कि हौसला पैदा करना चाहिए और फैसला करने दें। आपके अच्छे वकील अटॉर्नी जनरल हैं, दूसरे आप वकील कर लें, आप केस अपने मेरिट पर लड़ें और मुखालिफ को नॉकआउट कर दें। यही एक बेहतरीन तरीका है, मुहज़्ज़ब तरीका भी यही है। ठीक ठीक। रज़ा रूमी साहब, ज़ाहिर है कि तरीक़ाकार तो उसकी तो वजाहत मौजूद है, लेकिन एक जज की ऑडियो लीक होना उस पर ज़ाहिर है कि क्वेश्चंस तो उठते हैं और फिर उन जजेस का साथ बैठना हर बेंच में ये भी एक क्वेश्चन है इटसेल्फ। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपका इस पर भी कमेंट चाहूँगी। इमरान खान साहब के ज़ाहिर है कि एक दफ़ा फिर उन्होंने जो गुफ्तगू की आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिस पे उन्होंने सारा मलबा जो है वो अपने कारकुनान और रहनुमाओं पे डाल दिया। 9 मई के वाक़यात में उन्होंने अपने आप को सुबुकदोश कर दिया उस इल्ज़ाम से। उन्होंने कहा कि जी मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। आप समझते हैं कि इन दोनों मामलात में जो उम्मीद का दामन है और जिनको उम्मीद है वो दोनों पकड़ में आ रहे हैं? देखिए, पहली तो ये बात है जो आपने जिक्र किया ये इस कमीशन का, ऑडियो लीक्स का, इसमें मेरी जाती तौर पे मैं समझता हूं कि किसी की भी ऑडियो लीक, ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करना अज खुद और उसके बाद उसको लीक करना इंतहाई करी और गैर कानूनी अमल है मेरे नजदीक। अब जाहिर बात है मैं माहिर कानून तो नहीं हूं, ना ही जज हूं, लेकिन ये कि जो ऑडियो लीक सामने आई हैं चंद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हवाले से, वो यकीनन उनका एक तो फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये सवाल होना चाहिए कि किसने वो रिकॉर्ड की और जो उनमें उनके मुंदरजात हैं उनके ऊपर बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि कुछ में तो बहुत सीरियस किस्म की बातें मौजूद है। मसलन ये कि बेंचेस अपनी मर्जी से लगवाना, मसलन ये कि खानदान के अफराद का अदालती फैसलों के ऊपर असरअंदाज होना या असरअंदाज होने की गुफ्तगू करना, ये सारी चीजें जो हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का, ये उसके बरखिलाफ है। और जो ये आपने ये जिक्र किया हम ख्याल बेंचेस का, हम ख्याल जजेस का, जो कि शार्प तनकीद में आ चुके हैं इस वक्त, ये उससे भी जुड़ा हुआ है मामला। क्योंकि आज अगर आपने देखा हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक
पीस छपा है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि कुछ शुबा ऐसा है बहुत से पाकिस्तानियों को, और एक परसेप्शन है कि चंद जज साहिबान जो हैं वो, उसमें वर्ड है डीपली लॉयल टू इमरान खान। अब ये इमरान खान की जगह कोई XYZ भी हो तो ये कंसर्निंग मैटर है, क्योंकि जजेस का ये रोल नहीं होता, ना होना चाहिए, और ना ही पब्लिक परसेप्शन में ऐसी बात आनी चाहिए। इसलिए इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिन जज साहिबान का जिक्र हुआ इन ऑडियो लीक्स में, वो उसके ऊपर बैठ ही नहीं सकते। ये भी मेरी नाकिस राय है, क्योंकि वो जैसे एक प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का पहला, नो मैन कैन बी अ जज ऑफ हिज ओन कॉज। आप अपने बारे में अपने जो है मामले के ऊपर कोई डॉक्टर जो है वो अपनी या बेटी का ऑपरेशन या बेटे का नहीं कर सकता, उसको अलाउड इसलिए नहीं होता बिकॉज ही वुड और शी वुड शेक एनी टाइम। तो बात यह है कि अगर अपने इंसाफ करना है और वो आपके अपने रिश्तेदारों से मुताल्लिक है तो फिर वो इंसाफ के ऊपर जो है बड़े सवालात उठते हैं। लेकिन बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। इरशाद आरिफ साहब फरमाइएगा, इमरान खान साहब ने भी किंग्स पार्टी का जिक्र किया है। ये किंग्स पार्टी कौन है? अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो, ये काफ लीग की सूरत में है या जहांगीर तरीन साहब किंग्स पार्टी बना रहे हैं? नहीं, काफ लीग तो पहले से मौजूद है, नई पार्टी बनेगी। ये वही तो नहीं जिसके लिए आज टीजर भी छोड़ा फवाद चौधरी साहब ने? ये उसी तरह से पार्टी बनेगी जिस तरह 2001 में 2002 में काफ लीग बने थी। उससे पहले एक हमने सुनी थी, हमारी पैदाइश से पहले का वाक़या है जब रिपब्लिकन पार्टी बनी थी कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी जो है वो एक नई पार्टी, नया नाम रख के सामने आ गई थी और डॉक्टर खान साहब को उसने अपना सरबराह चुन लिया था। तो उसी तरह की एक पार्टी बनेगी और ये जितने लोग सियासत छोड़ रहे हैं, PTI छोड़ रहे हैं, वो उधर चले जाएंगे। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि ये एक जगह इकट्ठे ना हो सकें, इनको तकसीम कर दिया जाए, कुछ पीपल्स पार्टी में चले जाएं, कुछ काफ लीग में चले जाएं, कुछ जनाब जहांगीर तरीन साहब ले जाएं, और फिर उसके बाद फैसला किया जाए कि इनमें से सबसे ज़्यादा वफादार कौन हो सकता है। पीपल्स पार्टी वफादारी में आगे है या जहांगीर तरीन साहब हैं या जनाब शुजा साहब हैं, और फिर ये फैसला होगा कि इक़्तिदार किसके हवाले किया जाए। ठीक। नज़र उम्मी साहब, आपके मुझे वक्त क्योंकि कमी है वक्त की, मुझे बताएं कि ये ऐसा ही है जैसे इरशाद आरिफ साहब फरमा रहे हैं? जी ऐसी ही बात है। वैसे तो अगर देखा जाए तो PTI भी 2017-18 में किंग्स पार्टी ही बनाई गई थी। आपको पता है कि हर पार्टी से लोगों को तोड़कर इसमें शामिल किया गया था। चौधरी सरवर साहब से लेकर और गुलाम सरवर से लेकर नीचे जनूबी पंजाब महाज जो बना था एक नाम निहाद सूबे की तहरीक के ऊपर, जो कि कभी ना बन सकता। वो 30-35 लोग जो आए थे नून लीग से कट के आए थे, तो वो उस वक्त की किंग्स पार्टी थी। पाकिस्तान में ये तो सिलसिला चलता रहता है। अब PTI के टुकड़े हो रहे हैं तो यकीनन एक किंग्स पार्टी इमर्ज कर रही है, और यही लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब और PMLQ के जो दो धड़े होंगे वही कुछ बिल में शक्ल बनेंगे। अभी हालात बड़े फ्लूइड हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्लैरिटी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिल्कुल एक किंग्स पार्टी तश्कील दी जा रही है। ठीक। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब और इरशाद आरिफ दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि सूरत हाल सियासत में क्या होगी मंजरनामे में इसके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा नाज़रीन, मुझे कहा जा रहा है कि मेरा वक्त हो गया ब्रेक का, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल होगा और क्या उन्हें मिलिट्री कोर्ट का सामना करना पड़ेगा? क्या इमरान खान साहब -1 के फॉर्मूले पे पूरे उतरते हैं और -1 हो जाएंगे? इन तमाम तर सवालात के जवाब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसन नकवी साहब, वही देंगे। हसन नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने एक स्टोरी जो है वो ब्रेक की थी, और स्टोरी ज़ाहिर है क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी है कि हम डिस्कस कर रहे हैं उसको। स्टोरी वो ये है कि इमरान खान साहब मिलिट्री कोर्ट्स फेस करने जा रहे हैं, और ये खबर आपने मतलब ऐसे नहीं लिखा कि हो सकता है, जा रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह ने इसकी तस्दीक भी कर दी जी कि उनको सामना करना। स्टोरी मेरी ये थी जी कि मिलिट्री लीडरशिप जो है हमारे मुल्क की और जो सिविल मिलिट्री, क्या बात नहीं बनी मिलिट्री के साथ? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का इस पे बिल्कुल तैयार है, एक 1 पेज पे हैं कि जो लोग भी 9 मई के वाक़े में इन्वॉल्व थे उन सब के अगेंस्ट उनको सज़ा दी जाएगी। और इमरान खान साहब के अगेंस्ट सबूत मौजूद हैं और उनकी अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो अप्रूवर बनने को तैयार हैं
अच्छा जी जी जिसकी वादा माफ गवाह जिसे- जी जी वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि जो जो सबूत क्योंकि मौजूद हैं तो उनका अब ये ट्रायल होगा। जो उन पर इल्ज़ामात हैं कि उन लोगों को उकसाया, आर्मी के खिलाफ जो है वो मलाइन किया, आर्मी को बगावत के लिए उकसाया। allegedly बगावत के लिए उकसाया, तो उसकी जो सज़ा बनती है ना हमारे कानून में, आर्मी एक्ट पे जाता है, तो 15 साल हो सकती है सज़ा, ठीक है। या सज़ाए मौत भी हो सकती है। अच्छा, तो उम्र कैद जो है एक्सपेक्टेड है, सज़ा अगर उसमें होगी, अगर क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि सबूत मौजूद है, सजाएं तो है ना। तो अगर वो गिल्टी प्रूव हो जाते हैं, उनको मौका दिया जाएगा अपने डिफेंस के, अगर वो पे इल्ज़ाम को जवाब दे पाते हैं तो बच जाएंगे। लेकिन जो हमारी इतलाई है कि इल्ज़ामात ऐसे अनडिनाइबल वो अच्छा, हैं, ये जो सबूत वादा हैं। माफ गवाह की आपने बात की है कि अभी भी मौजूद है पीटीआई में लोग, वो जी कुछ छोड़ चुके हैं, कुछ अभी भी मौजूद हैं, और जो छोड़ चुके हैं उनके दो का तो आप देख चुकी हैं, वो तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुकी हैं, बड़ी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स आप देखी होंगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि आर्मी के अगेंस्ट हमें मलाइन करने का कहा जाता रहा। इसी तरह अगर आप देखें तो फैज़ल हसन चौहान साहब ने कहा है, एक जूम मीटिंग का भी जिक्र किया, जिसका मैंने भी पहले भी एक स्टोरी में कहा था कि जूम मीटिंग में कहा जाता रहा है कि आपने जो ये हमारे आर्म फोर्सेज हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको आपने मलाइन करना है। अच्छा, इस सब पे पूरे एपिसोड में जो पीटीएम की गवर्नमेंट है उन्होंने एग्री किया हुआ है, जी बिल्कुल दे किया आर ओके विद दैट। जी, दे आर ओके विद दैट। उनको लगता है कि यही डिजर्व करते हैं खान साहब, यही होना चाहिए। जी देखिए, खान साहब ने 1 साल तक जब उनको मौका भी दिया जाता रहा कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने फैसले पॉलिटिकल डोमेन में रहते हुए करने चाहिए और बार्गेन करना चाहिए, आपस में गुफ्तो शरीफ से मसाइल खोल कर चाहिए, तो खान साहब हमेशा उनको कहते रहे ये चोर हैं, डाकू हैं, मैंने इनसे बात नहीं करनी। बहुत मौके दिए गए, इवन जब चीफ जस्टिस साहब ने उनको मौका दे दिया था, जब उनको रिलीज किया गया, तो उनके पास फिर भी मौका था कि तब भी उन्होंने नहीं किया। अब आप ये तो इजाज़त नहीं दे सकते ना किसी भी लीडर लेकिन को। हसन खान साहब मुसलसल एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने पहले भी कहा है कि ये लंदन प्लान है, लंदन प्लान के थ्रू हो रहा है, मुझे नाअहल करेंगे या मुझे गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, मेरे बगैर इलेक्शन चाहते हैं। खान साहब का ना एक तरीका ये लंदन वारदात प्लान है, खान साहब का ना एक तरीका वारदात है फिर वो ये है कि उनको जो पता होता है ना कि मैंने किसी ने फंस जाना है, मैंने गलती की है, तो वो पहले लंदन वो प्लान में पहले डाल ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि ये होगा, ये होगा, मैंने तो पहले ही कहा था ये होगा, मैंने तो पहले ही कह दिया था तो कि ये आप होगा। कह रहे हैं कि ये लंदन प्लान कोई एग्जिस्ट भी करता है, ऐसा लंदन प्लान जी ऐसा कोई लंदन प्लान मेरी नॉलेज में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, कोई यानी लंदन जो प्लान खान exist साहब नहीं जो भी चीज उनके साथ होती वो है उनके होता लंदन क्या, प्लान मैं में- बताऊँ, एक वो वीलॉगर हैं, कोई पुराने फौज से निकले हुए हैं, वो जो चीज़ करते हैं ना अपने शो पे, वो 2-3 हैं, उन्होंने तो आपको याद हुआ कह दिया था कि कोर्ट मार्शल वो फौज में भी बगावत होने वाली है, वो सब कुछ झूठ साबित हुआ। खान साहब को उन्होंने कह दिया था कि चोट लग गई है, खान साहब बेहोश हो गए हैं, खान साहब की शायद डेथ हो जाएगी खुदा न खास्ता, ऐसी बातें करते थे, बाकी सब झूठ निकला। तो वो खान साहब ना उनके शोज देखते हैं बहुत, और वो सब अफवाह होता है, प्रोपेगेंडा होता है। ठीक है। अच्छा हसन मुझे ये भी बताएं, लेकिन खान साहब बार बार मुसलसल कह रहे हैं कि मैं बातचीत के लिए रेडी हूँ, मेरे से कोई बात नहीं करता, तो वाकई अब बातचीत से आप बात बहुत आगे निकल गई है। ये ज़रूर होगा कि अगर मिलिट्री कोर्ट में उनको सज़ा होगी ना, वो चैलेंज होगी दूसरे कोर्ट में, लेकिन वो चलता रहेगा मामला। लेकिन खान साहब मुझे अच्छा, खान साहब को जो अगले इलेक्शन में मुझे खान साहब नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे हैं, PTI उनके बगैर हो रहे हैं, उनके बगैर होंगे। और ये जो आपने बात कही कि खान साहब पे ज़ाहिर है कि ट्रायल चलेगा लेकिन वो यूं ही चलता रहेगा, तो उसकी अब ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट में, मुझे सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जब कोई केस चलता है तो उसको कोई सिविल कोर्ट की तरफ ले जाया जा सकता है या उसी कोर्ट में आप वापस अपील के लिए जा सकते अपील हैं? तो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में वगैरह में, लेकिन मेरे ख्याल में इस पे जो फैसला हो जाएगा ना वो सुप्रीम कोर्ट में लटका रहेगा मामला, क्योंकि जैसे हालात बन रहे हैं। लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन वाले जो है उनका बड़ा दबाव है। जी, ह्यूमन राइट्स कमीशन और राइट्स एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि जो सिविलियन केसेस हैं वो सिविलियन कोर्ट्स में ही होने चाहिए, लेकिन अब आपने सिविलियन कोर्ट्स में, आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि वहाँ ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा है, और मेरा नहीं ख्याल उधर जाएगा भी। तो अब देखें ना, खान साहब को जिस केस में जब पेश होते थे, तो जिस केस के अभी जो केस रजिस्टर भी नहीं हुआ, तो कुछ जज हमारे मौजूद जज हजरात जो हैं वो उनको उसमें बेल दे देते थे। अच्छा मुझे बताएं कि आपने सजाओं की बात की, 15 साल हो सकती है, सजाए मौत का आपने जिक्र किया, हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं, तो मिनिमम कितने साल की सजा जो है वो खान साहब को फेस 15 साल की। 15 साल जी मिनिमम। जी, यानी हम पहले गिरफ्तार करने का प्लान भी अभी था, लेकिन वो गिरफ्तारी फिलहाल टल गई है, क्योंकि वो जिस वजह से होनी थी वो तो खान साहब के साथ तो बड़े लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, बुशरा बीबी का भी फ्यूचर है, फराह गोगी का भी है, इनका क्या बनेगा? फराह गोगी के लिए तो जी FIA भी कोशिश कर रही है, कुछ मैंने पहले भी स्टोरीज की हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी वादा माफ गवाह बन गए हैं। अच्छा। जैसे ताहिर खुर्शीद साहब थे या ये सालिया सईद थी, उन्होंने 429 मिलियन जो है रुपीस वो जमा कराए इनके अकाउंट्स में, प्राइवेट अकाउंट में, और वो ट्रांसफर पोस्टिंग में RPO DPO में पैसे खाते रहे थे, उनके कहने पे, उनके फ्रंट मैन थे, और वो जाके उनके घर में जमा करा के आते थे।